आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जिस तरीके से आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है राजस्थान पीसीएस की सीरीज़ को लेकर, जो हम प्रीलिम्स की सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम पहले स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन में ये आपको केवल प्रीवियस से पेपर कराएंगे और उसके साथ में करंट अफेयर की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो इससे आपको दो फायदे होंगे कि आपका प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और दूसरा आपके करंट अफेयर साथ साथ में कंप्लीट होता चला जाएगा। और इसके बाद में आपका जो पास में टाइम बचता है दिन का 22-23 घंटे, उसको आप कहीं पे भी अच्छे से अभी लगा लो, उसको यूज़ करो अच्छे से। आप अगर एक दिन में घटना चक्र पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से उसको पढ़ते रहें। लेकिन हमारे साथ में बेसिकली क्या है, एक आप स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को पकड़ने का और एग्जामिनर की सोच को पकड़ने का एक तरीका डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके साथ में हो क्या रहा है कि उसके साथ में आपके फैक्ट भी मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इसमें लेक्चर में हम दो टेस्ट ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन पेपर जो हुआ था आपका 1999 टू ये 2000 में। उसके बाद जब ये पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाद में एक और पेपर कराया गया था 1999 और 2000 के नाम से ही। तो उसको हम पूर्ण परीक्षा के पेपर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो आप आपके इस वीडियो में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 इस पेपर के और 100 नेक्स्ट पेपर के। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आपको ऐसा ही धैर्य बनाए रखना है जिस तरीके से आप पिछली वीडियो को देखते आ रहे थे। तो उसके बाद में हम 7 से 8 क्लास में और पूरा जो भी PYQ बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि आप 3 दिन में उसको PYQ को देख करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कुछ नहीं चाहते हैं आप, तो जैसे चल रहा है वो ऐसे चलते रहने दीजिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके आप टेलीग्राम पर कहीं भी करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये 30 दिन की स्ट्रेटजी कैसे आप अपनाएं वो भी हम आपको बता सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, आधी बात आपको समझ में आती हो और आधी नहीं आती हो। तो उसका देखिए एक ही पर्पज़ रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंटेंट देना चाहता हूँ कम टाइम में। तो ऐसा नहीं कि मैं स्लो बोलूँ और इधर उधर की बात करूँ जिससे कि बिना मतलब में टाइम इंक्रीज़ हो और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो आपको भी पता है कि कुछ लोग अभी गांव में रहते होंगे, गांव में भी दूर दराज के क्षेत्र में रहते होंगे, तो वहाँ पर लिमिटेड नेट मिलता है 1 GB से 2 GB। अगर 1 GB 2 GB आप एक ही इसमें लेक्चर में ख़त्म कर देंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत पूरे दिन में सामना करनी पड़ती होगी। तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर व्यक्ति एक वाईफाई जोन में हो। क्लियर है? चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर कहाँ पर है? यह है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। यानी कि अगर आपको दे ऑप्शन में सौराष्ट्र या आपको दे गुजरात, तो उसमें आपको टिक करना है। कहाँ पे? गुजरात के भी काठियावाड़ी क्षेत्र में। कौन सी नदी है? एक नदी है मादर नदी। तो मादर नदी के किनारे स्थित है। तो इनमें से आपको पूछ लिया जाता है अधिकतर। जो हड़प्पा का एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए अलग अलग टाइप के तुम क्वेश्चन देख रहे हो, तो जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे कहीं से भी तो आपको पता लगेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसकी रंगपुर की खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? तो 1953-54 में कराई गई थी रंगनाथ राव द्वारा खुदाई कराई गई थी। तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। आपको पता होगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो एक चीज़ और, यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विद्वानों का पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है? ये यजुर्वेद में ये इसका मेंशन किया गया है। क्या? यज्ञ संबंधी। यज्ञ सा है तो यजुर्वेद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन? तो देखिए श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र, और इसके दिगंबर के कौन थे? दिगंबर के थे ये भद्रबाहु। तो हुआ क्या था देखिए कि जब मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो कुछ जैन जो थे ना, इनके भद्रबाहु के साथ में दक्षिण चले गए थे। यानी कि कुछ जैन जो थे ये यहाँ से ये दक्षिण साइड में चले गए थे, इधर कर्नाटक साइड में। तो ये कौन कहलाए थे? ये भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे, तो ये कहलाए थे दिगंबर। और जो यहीं पर रह गए थे, जो इस क्षेत्र में रह गए थे, वो कहलाए थे श्वेतांबर। क्लियर है? तो देखिए जो स्थलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे तो उन्हें कहते थे श्वेतांबर, और जो इधर चले गए थे तो उन्हें कहते थे दिगंबर। क्लियर है? तो देखिए तभी से दक्षिण में जैन दिगंबर कहलाए और मगध के कौन कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि ये श्वेत कपड़े पहनते थे और ये बिना कपड़ों के रहते थे। चलिए नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो शिलालेख नंबर 13 में किया गया है। ये किसका?
कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन। तो इस शिलालेख में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष, 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने देवना, क्या नाम था इनका, नाम था देवनाम प्रिय यानी कि प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग जीता था। तो इसी अभिलेख में इनका नाम लिखा है, क्या, देवना प्रिय। तो इस अभिलेख में इनका नाम लिखा हुआ है, तो इन्हें प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो इन्होंने ये जीता है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसके युद्ध के बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मालती माधव के लेखक कौन थे। तो मालती, इसके लेखक कौन थे, ये भवभूति इसके लेखक थे। अब भवभूति कौन थे, तो भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्धन के दरबार में निवास करते थे। किसके, यशोवर्मन के दरबार में निवास करते थे। तो इन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं, एक तो मालती माधव, दूसरा उत्तर रामचरित्र और तीसरा महावीर चरित्र। तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है अगली बार में। चलिए नेक्स्ट है, एलोरा की प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था। तो ये कौन था, तो ये थे कृष्णा प्रथम। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि शिव मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। और ये पूछ रहे जैसे किसने कराया था, तो ये कराया था कृष्णा प्रथम ने। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत से कि नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। तो अमीर खुसरो को इसका हिंदुस्तानी शैली का, ये सभा के हिंदी का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। एक चीज़ और, ये किसके शिष्य थे, तो ये अमीर खुसरो जो थे ये सूफी संत नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नियामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको पता है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में इनकी दरगाह है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा का निर्माता कौन थे, औरंगजेब थे। कब बनवाया था, 1678 ईस्वी में। अपनी बेगम रबिया उद्दुरानी की स्मृति में औरंगाबाद में ये मकबरा इन्होंने बनवाया था। कहाँ पे, औरंगाबाद में बनवाया था। इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है द्वितीय ताजमहल। तो आपको पता होना चाहिए कि बीबी के मकबरे का ही दूसरा नाम क्या है, द्वितीय ताजमहल है। बनवाया किसने था, ये औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ पे, औरंगाबाद में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शेख संत सलीम चिश्ती रहते हैं। देखिए सलीम चिश्ती तो आपको पता ही है कि फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। ये कहते हैं कि इनके आशीर्वाद से ही मुगल बादशाह अकबर को संतान की प्राप्ति हुई थी। किसको, अकबर को संतान की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर बन गया। जहांगीर तो आप सभी जानते हो, बट सलीम को हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हों। चलिए नेक्स्ट है, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पूछ लिया गया कि संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में। इसलिए मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि ना सिर्फ आप उसका आंसर जानें बल्कि उसके सब डिटेल्स हैं आप पढ़ें उसको। ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1774 में। क्या, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो बी.डी. सावरकर ने किया था। ये किसने किया था, बी.डी. सावरकर ने। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बी.डी. सावरकर ने कब किया था, 1902 में। ये नासिक में मित्र मेला का भी गठन इन्होंने किया था। इसका मित्र मेला का अगर गठन पूछो किसने किया था, तो बी.डी. सावरकर ने किया था। अब ये किसकी तर्ज पर किया था, तो ये मेजनी की तरुण इटली के नमूने पर किया गया था अभिनव भारत का गठन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। एक चीज़ और, इन्होंने सावरकर साहब ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। तो ऐसा पूछा था कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कब बनाया था, 1939 में ये मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अब आपको बता दूं ये मनाया क्यों था। देखिए 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था सेकेंड, तो उस टाइम पे जब इसमें मतलब भारतीय प्रदेश को इसमें शामिल कर लिया गया था इसमें वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। तो इस चक्कर में इसने मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर आप डेट देख लो, 1939 को
22 दिसंबर 1939 को इसी की चक्कर में खुशी जाहिर करने के लिए इन्होंने ये मुक्ति दिवस मनाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये ज्योग्राफी का। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग कौन सा है? तो कौन कौन से नेपाल के पड़ोसी हैं? तो देखिए, नेपाल का पड़ोसी भूटान तो हो नहीं सकता, आसाम भी नहीं हो सकता, हरियाणा भी नहीं हो सकता, तो सिक्किम और बिहार बचे। तो कभी कभी आपको एलिमिनेट करके भी आंसर निकल जाता है। बाकी और कौन सा टच करते हैं? देखिए, उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार करता है और सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है तो वह कौन सी है? तो ये नदी है आपकी महानदी। और क्यों भिन्न है? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये तीनों नदियाँ जो हैं, ये महानदी तो जाती है इसको बंगाल की खाड़ी को, और बाकी सिंधु जाती है अरब सागर में, ताप्ती जाती है अरब सागर में, और ये नर्मदा भी अरब सागर में ही जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी है? तो देखिए, अरावली को जब आप देखोगे तो इस तरीके से अरावली की चोटी है, ये इधर से तट की तरफ से, और ये दिल्ली तक, गुजरात की तरफ से दिल्ली तक। तो कैसे चौड़ी होती चली जाती है? देखिए, उत्तर पूर्व से जैसे जैसे आप इधर को चले जाओगे तो चौड़ी होती चली जाती है। और सबसे ज़्यादा चौड़ी कहाँ पे है? आपने देखा होगा कि राजस्थान में, जो मतलब ये आपका ये सीकर वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, अलवर वगैरह है, तो अलवर नहीं, ये एक डिस्ट्रिक्ट और है, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। उसमें तो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, तो गुरु शिखर है वहीं पे ही, गुरु शिखर है, और शेर चोटी भी है वहीं पे। ठीक है। तो ये हम जो जाएंगे उत्तर, ये देखिए ऐसे करके देखें आप, तो हम उत्तर पूर्व से जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे, इसकी चौड़ाई जो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है, अब वो तो आपको पता ही कहाँ पे है, तो उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं इसको। ये आप देखोगे ये रीजन है, तो इधर ये चिल्का झील है। ठीक है। तो चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा के तट पे है। ये चिल्का झील उड़ीसा के तट पे है, और इसी को जो है पूर्वी ये तट को जो है ये उत्तरी सरकार कहते हैं। ये यानी कि भारत की सबसे बड़ी लैगून यानी खारे पानी की झील है चिल्का। ठीक है। और उड़ीसा तट को आपने देखा कि उत्तरी सरकार के तट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। देखिए, दो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख लो, इसको भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि पंजाब में जो वर्षा होगी, देखिए भारत के अगर पंजाब में वर्षा होगी तो उसका कारण अलग है। इसके कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से ये आती है पश्चिमी विक्षोभ, तो उसकी वजह से वर्षा होती है। लेकिन तमिलनाडु में अगर जो वर्षा होगी तो लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होती है यहाँ पे। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये दक्षिण में जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून की वजह से होती है, ये तमिलनाडु में, और जबकि दिसंबर में इधर वर्षा होती है शीतोष्ण चक्रवातों, या फिर इन्हें कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट है। बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप कंटिन्यू सीरीज को देख रहे होगे तो आप बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है और कौन सा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया था। क्लियर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख लो, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते खुद आइडिया हो गया भाई कौन सा रिपीटेड है कौन सा नहीं है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात। तो आपको भी ये एकदम रट जाने चाहिए क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे, ये 2000 क्वेश्चन हम कम से कम करा देंगे। तो 2000 क्वेश्चन में से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में से पूछे हुए मिलेंगे। और बाकी 15-20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के कर लो, और 15-20 क्वेश्चन करंट के। 80 क्वेश्चन भी आपके अगर ठीक ठाक हो गए तो आपका पीटी एकदम क्वालिफाई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह कौन से थे? तो ये देखिए, पारादीप बंदरगाह इधर है पूर्व साइड में, तो ये कौन से? कलकत्ता और विशाखापट्टनम थे। क्लियर है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? देखिए उड़ीसा के तट पे है, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं, किस कारण होते हैं? तो भूमि के, ये भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। भू परिक्रमण नहीं है, ये यहाँ पे भय दिखाई देगा आपको, तो परिभ्रमण के कारण होते हैं दिन और रात। और ये परिक्रमण के कारण क्या होते हैं? मौसमों में परिवर्तन होता है। क्लियर है। और एक बात और ध्यान दे लो आप, कभी हो सकता है पूछ लिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किससे किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी। क्लियर है। तो जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन या भू परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। इसकी वजह से दिन रात होता है। तो आपको हो सकता है पृथ्वी का घूर्णन दे दे कहीं पे। क्लियर है। और अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है वार्षिक गति से, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण की वजह से ऋतुएं बदलती हैं। चलिए नेक्स्ट है।
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होगा भाई साहब? जब ये आपके चंदा मामा बीच में आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। आप इधर अर्थ रख लो और इधर सन रख लो, तो बीच में चंदा मामा आ गए तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। यानी कि सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक परिक्रमण तल में आने से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? तो होता है आपका ये सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की घटना लगती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सदैव अमावस्या की कोई होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रत्यक्ष ज्वार, ये उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का केंद्रीय बल होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो देखिए, ये तीनों जो है टर्शरी युग के पर्वत है। आपका अल्पस हो गया और एंडीज हो गया, हिमालय हो गया। ये पर्वत ये इनसे अलग है। ये क्यों अलग है? ये कैलेडोनियन युग का है। किसका? कैलेडोनियन युग का पर्वत है ये। क्लियर है? ये अपलेशियन पर्वत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है क्या है? देखिए, अक्षांश हमेशा होगा तो उत्तर और दक्षिण में होगा, तो पूरा पश्चिम तो हो ही नहीं सकता। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बाकी आपने देख ली सही अक्षांशीय स्थिति, तो सही अक्षांशीय स्थिति हमने देखी है, या तो 0 होगी या 23, या फिर इस तरीके से आपने देखा होगा। तो 91 तो कुछ नहीं होती, ये 70, 45 या 60 होती है, 90 होती है। क्लियर है? तो सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है सही युग्म पहचानना। आपको देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्योंकि ये पहले भी मैंने कहा था कि मैच द फॉलोइंग में पूछा है, गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो आपने कितनी बार पढ़ा कि पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो ना तो ये सही हुआ ना ये सही हुआ। क्लियर है? और पर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है, तो कौन सी नदी हो सकती है यहाँ पे? कांगो तो हो नहीं सकती, सीन भी नहीं हो सकती। और उसके बाद काहिरा कहाँ पे आपके? तो काहिरा तो आप सब जानते हैं कि नील नदी के किनारे है, तो नील कहाँ से आ गया इसमें? तो ये तो गलत हो गया। तो आपका बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो आपने देखा होगा कि इक्वेटर पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे वार्षिक तापांतर बढ़ता चला जाएगा। तो कहाँ पर? इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। और वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है आपके उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। और दूसरी बात, अधिकतर तापांतर जो अगर देखा जाए क्षेत्र के हिसाब से तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है वो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड कैसा? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो आपने देखा होगा ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर है ये। अगर यहाँ तो लोकेशन पूछे तो आपसे उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड है, तो इसके जस्ट बगल में। तो यह है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक ग्रेट प्रवाल लीफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप नोट कर लो इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। आपने भी देखा होगा। देखिए, अब हम आपको दिखाई देते हैं। देखिए, ये कौन सी है? ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है भूमध्य सागर। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका भूमध्य सागर। और यहाँ पे है आपके, यहाँ पे मिस्र के इसके जस्ट बगल में ये सुएज नहर। और ये कौन सा सागर है आपका? ये है लाल सागर। ये है लाल सागर। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ती है। क्लियर है? और ये है आपका अफ्रीका। चलिए, तो ये हो गया आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट है। देखिए, और 2-3 फैक्ट इससे रिलेटेड कि भूमध्य सागर के पोर्ट कौन कौन से? तो एक तो पोर्ट सईद है, और ये सागर का पोर्ट है पोर्ट सुएज। क्लियर है? अगर पूछो भूमध्य सागर का पोर्ट कौन था, तो पोर्ट सईद। और लाल सागर का पोर्ट कौन सा? पोर्ट सुएज। और ये नहर ये स्टार्ट कब की गई थी? तो ये चालू की गई थी 1869 ईस्वी में। तो इसकी वजह से अब भारत को कम से कम 7,000 किलोमीटर कम सफ़र करना पड़ता है। पहले इधर को जाने के लिए, इधर जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए इधर को घूम के जाना पड़ता था, इस तरीके से ये ऐसे करके। अब क्या होता है कि इधर को एंट्री करी लाल सागर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से इधर ब्रिटेन आ गए। क्लियर है? तो 7,000 किलोमीटर ये रास्ता कम तय करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफवा क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? अगर अफवा क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये अमेजन नदी है। क्लियर है?
चलिए, वो कहाँ से निकलती है? ये एंडीज पर्वत से निकलती है। एंडीज पर्वत आपको पता ही है कहाँ पे है, ये एंडीज पर्वत है आपका, एंडीज पर्वत है आपका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे एंडीज पर्वत है। तो ये गिरती कहाँ पे? तो अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब ये पूछता अगर एग्जामिनर के लंबाई की दृष्टि से बताना है तो लंबाई की दृष्टि से आपका नील नदी हो जाता। चलिए नेक्स्ट है, जिस महासागर से सरोगेसी संबंधित है वह कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। तो आप देखोगे मैप बना के, ये उत्तरी अमेरिका है, इसके जस्ट बगल में ये आपका हो गया, ये हो गया आपका अमेरिका। तो ये अटलांटिक ओशियन है पूरा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है सरोगेसी सी। तो यहाँ पे जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं, गर्म धाराएं, तो यहाँ पे एक बीच में इस तरीके का माहौल क्रिएट करती हैं जिससे क्या ये सागर बनता है। वैसे कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो ये उत्तरी अटलांटिक में है। आपसे पूछे कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक में है ये। और अमेरिका से पूछे तो अमेरिका के पूर्वी भाग में है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सेबाल घास की मात्रा पाई जाती है तो सरोगेसी सागर कहते हैं। अब ये देखिए, अगुलहास धारा कहाँ पे चलती है? तो आपको पता है कि हिंद महासागर की धारा है। अब आपने देखा होगा अफ्रीका का, तो यहाँ पे मेडागास्कर है, तो इसके जस्ट बगल में ये धाराएं निकलती हैं। तो ये अगुलहास धारा है, ये गर्म धारा है। कैसी धारा? गर्म जल धारा है। क्लियर है? तो अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सी? क्षोभ मंडल है, यानी कि सबसे निचली परत है। क्लियर है? तो ये कहाँ कितने से कितनी ऊंचाई तक होती है? देखिए, अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, और जबकि विषुवतीय रेखा पर इसकी ऊंचाई जो होती है 18 किलोमीटर होती है। क्लियर है? जितने भी आंधी तूफान वगैरह सब कुछ होती है तो इसी में होता है। और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछे कि तापमान की हास दर कितनी है, तो हास दर कितनी है इसमें क्षोभ मंडल में? तापमान की हास दर, इसको कहते हैं हास दर, तापमान की गिरावट। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर को चलोगे आप, इसमें मैं केवल क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूँ। समताप मंडल में आपका तापमान बढ़ता है, उसके ऊपर फिर आपका तापमान घटता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत दिया गया है? तो आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है 1992 में। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, इसमें तो आंसर यहाँ पे ये पूछ लिया, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के तहत भी दिया गया है। वहाँ कहाँ पे दिया गया है? ये नगर पालिकाओं में दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया पंचायतों में, तो पंचायतों में 73वां है। अगर यहाँ पे ये पंचायत ना होता, नगर पालिका होता, तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाता। अब ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 243 के डी में, या कहें कि 243 के घ में ये आपका आरक्षण है। कितना आरक्षण होगा? 1/3 से 1/3 होगा। कितना? टोटल सीट्स का 1/3। जबकि कुछ जगह 50% भी है, जैसे कि आपका बिहार में है, महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड, फिर से एक बार काफ़ी खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वहाँ से आपके 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन ये पक्का घूम घूम के आता है, इसको बहुत अच्छे से करो, पूछा ही जाना है ये। तो देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो कितनी बार कह दिया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, यानी कि गरीबी को कम करना है ग्रामीण क्षेत्रों में। कई बार बोल दिया, ये पूछा जाएगा। तो ये कब आया था? मैंने बोला था कि 78 और 79 में आया था ये। और ये पूरे भारत में कब से लागू हुआ था? संपूर्ण देश में 2 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। मैंने कई बार करके बोल दिया आपसे ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, नवी पंचवर्षीय योजना में आपको बताना कि आर्थिक विकास दर कितनी है। तो अभी आपको कोई मतलब नहीं है इससे कितनी है, क्योंकि अभी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो क्या होती है? ओम होती है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। कितनी? 0 डिग्री तापमान पर। तो कितनी होगी? 0 होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, निम्न रंगों में से विषम रंग को पहचानना है आपको। तो विषम देखिए, आपको देखना होगा कि ये कौन से रंग है। हरा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, तो ये तो रंग है आपके प्रिज्म के। लेकिन भूरा कौन सा रंग होता है भाई? तो ये नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,
जब इनो आप पीते हो, आपका पेट खराब होता है तो आप पीते हो इनो को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किसके कारण, CO2 गैस के कारण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदिरा आप में से कोई नहीं पीता होगा, बाजार में ये डिग्री अंडर प्रूफ अथवा ओवर प्रूफ से बेची जाती है। प्रूफ स्पिरिट आयतन के 57% अल्कोहल होती है और 20 डिग्री अंडर प्रूफ मदिरा में अल्कोहल का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो हमें नहीं पता, हमने कभी, तो 46% होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जैब जैब अब कर्मण्य नहीं है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसको लिख लो। मैं इतना भी बता दूंगा कितना रिपीटेड है कि सी उसमें पहली बार उसमें सी ऑप्शन पर रख के पूछा गया था साबुन को, तो साबुन इसका आंसर है। यार पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी इतना पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और कौन सा कहाँ पर रखा गया था। क्लियर है नहीं क्लियर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तने से प्राप्त होती है हल्दी, रिपीटेड है भाई ये भी। चलिए कौन सा एक फल है, तो भिंडी एक फल है, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। चलो भिंडी एक शुष्क फल है, अभी तो आप सब्जी समझ रहे थे इसको। तो नेक्स्ट है, देखिए हाइड्रोफाइट कौन से पौधे होते हैं, ये जो जल में भी उग जाते हैं वो पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट। क्लियर है। तो जल में पौधा उगाने को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और समुद्र में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, ये जूफाइट कहते हैं। अमरबेल क्या है, अमरबेल एक परपोषी वनस्पति है। और हाइड्रोपैंथी क्या है, जल निकासी की एक विधि। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध और अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, तो उसको हो सकता है स्कर्वी। इसलिए सब कुछ खाना चाहिए जो भी हाथ लगे आपको, कुछ ऐसा नहीं खाओ जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, बट जो भी हाथ लगे ऐसा जिससे आपको फ़ायदा हो वो खा सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, कैसे होता है, देखिए गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, क्या देती है, जल का प्रकाश अपघटन देती है। चलिए नेक्स्ट है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, क्या, क्लोरोफेनिकोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये एमाइलेज है, क्या है, एमाइलेज। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो क्रेब्स चक्र है, कौन सा, क्रेब्स चक्र। चलिए नेक्स्ट है, आयोडीन प्राप्त हार्मोन कौन सा है, तो ये थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, परम का निर्माण किया गया है, तो इस टाइम पे जो पूछा गया था ये पुणे में किया गया था। अभी आपको देखना करंट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली, उसको डेली देखना है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, तो फास्फोरस 32 है, कौन सा, फास्फोरस 32। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए त्रिआयामी, रिपीटेड क्वेश्चन, त्रिआयामी प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, तो होलोग्राफी कहते हैं हम इसको, 3D डायमेंशन को कहते हैं होलोग्राफी के लिए। चलिए नेक्स्ट है, ये घर्षण यानी कि फ्रिक्शन एवं स्नेह यानी कि लुब्रिकेंट का अध्ययन क्या में कहता है, तो ट्राई बायोलॉजी में किया जाता है, ट्राई बायोलॉजी में। और ये क्रायोजेनिक का अध्ययन, ये निम्न ताप का अध्ययन है, किसका, निम्न ये ताप का। वहीं पर होरोलॉजी की बात करें तो हम, होरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समय का मापन और घड़ी का निर्माण का अध्ययन किया जाता है, तो समय का मापन किया जाता है इसमें, होरोलॉजी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार अध्ययन करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लो, ये रिपीटेड है, तो क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं साइबरनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट, अब राजस्थान सामान्य से रिलेटेड राजस्थान जीके का देख लेते हैं क्वेश्चन, कि राजस्थान के गांवों को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम क्या है, कि ग्रामीणमुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण। रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन रिपीटेड, देखिए इतना इजी पेपर था, अब टफ थोड़ा होता चला जा रहा, तो धीरे धीरे हम उसको भी देखेंगे। टफ होता क्या है कि जब आप PYQ नहीं पढ़ के जाओगे, करंट अफेयर अच्छे से नहीं करके जाओगे, 2 4 5 7 टेस्ट सीरीज नहीं चला के जाओगे, तो आपको वही पेपर टफ लगेगा। फिर आपको 10 क्वेश्चन भी अटपटे डाल दिए तो आपकी हालत ख़राब। तो भाई हालत को सही रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये गोटन में होता है। कहाँ पे होता है,
गोटन में होता है। अब गोटन आपसे पूछे कहाँ पे, तो ये है जी नागौर में। नागौर डिस्ट्रिक्ट ने जो गया होगा वो तो जानता होगा गोटन कहाँ पे है, ये है नागौर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। सरिस्का को आप जानते हो कहाँ पे, अलवर में है ये, सरिस्का अलवर में है। और केवलादेव के आपके, केवलादेव आपसे कैसे गलत हो सकता है, केवलादेव तो भरतपुर में है, वो मरु जैसलमेर में है। क्लियर है, मरु के आगे इसने ये लिख दिया भरतपुर, जबकि जैसलमेर में है वो। सही है कि नहीं सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है कौन सी संगीत का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, स्थिति के अनुसार युग्म का जो अन्य से भिन्न है वो बताना है आपको। तो ये देखिए, ये सारे ये सीमावर्ती जिले हैं। अलवर के बगल में आपने देखा भरतपुर, बीकानेर के बगल में आपने देखा श्रीगंगानगर, डूंगरपुर के बगल में बांसवाड़ा, जैसलमेर उसके बगल में जो कौन सा आया था, एक जिला और आया था बाड़मेर, इनके बीच में है बाड़मेर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 62 पर देखते हैं, संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक कौन है, तो महाराणा प्रताप सिंह है। क्लियर है, संगीत सार के रचना के कौन, महाराणा प्रताप, जयपुर के महाराणा प्रताप सिंह है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में पोथीधर अध्ययन केंद्र जिस देश की सहायता से खोले जाएंगे, किसके, जापान की सहायता से खोलने की बात हुई थी ये, कब, 2010 तक। चलिए नेक्स्ट है, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया था, कब, 30 जनवरी 1999 में, तो उस टाइम का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान भारत के औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से अपना स्थान रखता है, तो देखिए उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, तब ये 13वां स्थान रखता था। अब वर्तमान में कितने हैं यहाँ पे, वर्तमान में 14,000 से अधिक ये जो है ये हैं यहाँ पे पंजीकृत कारखाने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, पावरलूम उद्योग के प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया, कहाँ पे, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ये। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है नहरों की संख्या, तो देखिए इसका आंसर इसमें दे रखा है 6, बट 6 नहीं है, आपको टिक करना है कितने पे, 7, तो 7 लिफ्ट हैं ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहीं भी जगह देखिए 6 लिखा हुआ है बट 7 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, किसको, देखिए कोटा को ये स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थापित कहाँ पर, खेतड़ी में। आप सब जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। अब खेतड़ी पूछ रहे हैं आपसे, खेतड़ी कहाँ पर है, तो खेतड़ी आपका झुंझुनू जिले में स्थित है। क्लियर है। चलिए, और इसके अलावा कहाँ पर तांबा मिलता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक तो खो दरीबा क्षेत्र है और दूसरा देलवाड़ा केरावाला क्षेत्र है। क्लियर है, तो ये भी तांबे के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग कौन सा, तो सूती वस्त्र उद्योग। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्राचीन उद्योग यही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक चीज़ और, भीलवाड़ा को राजस्थान का मानचेस्टर भी कहा जाता है भाई, तो इसको हम ध्यान रख लें, किसको, भीलवाड़ा को। चलिए मित्रों आगे चलते हैं अब, तो देखिए जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक जिसकी 2वीं शताब्दी इस वर्ष मनाई गई है, तो कौन सा था, वो हवा महल है। चलिए नेक्स्ट है, ये कब बना था हवा महल, 1799 में, किसने, जय सिंह ने बनवाया था ये। चलिए नेक्स्ट, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं, तो आपको पता होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये बनती हैं आपके जयपुर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस जिले में हुई है, तो यह इनकी उत्पत्ति हुई है बीकानेर जिले में। तो देखिए हम दिशा पब्लिकेशन की सारा हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का कराएंगे। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट बुक है। पहले हम देख लेते हैं कि आरपीएससी ने जो प्रीलिम्स के पेपर करे थे उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे, तो ये बाधा जी थे ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान में तीव्र विकास के लिए कौन सी नीति व्यावहारिक रूप से अपनाई गई है, तो कौन सी, आर्थिक नियोजन की नीति। चलिए नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा उपक्रम के क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले संबंधित हैं, तो आपको पता है कि ये जैसलमेर का एरिया भी बड़ा है और इधर जो है वैसे भी
बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कौन से हैं, ये हैं जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया और जैसलमेर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। तो देखिए सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो ये कारखाना है आपका केशोरायपट्टन में। केशोरायपट्टन में ये कहाँ पे है, ये है बूंदी जिले में। तो आपको ना सिर्फ इसका एरिया का पता होना चाहिए बल्कि ये पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है ये। क्लियर है। अब ये किस टाइप का है, ये सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव क्षेत्र का है ये। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है यहाँ पे, तो चंबल विद्युत परियोजना है यहाँ पे राजस्थान में बनाई गई है। तो ये इसके द्वारा राजस्थान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई की जाती है। और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से वो बने हैं, देख तो आपका गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया और कोटा बांध है, जवाहर बांध भी हो गया। तो ये 3 बांध इसी नदी पर स्थित हैं, गांधी, राणा और ये जवाहर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे, तो ये थे नरहरिदास। इसके लेखक कौन थे, नरहरिदास। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया कब, ये लिया गया था 1949। हमने कल सारा डिस्कस किया था कि कब कब कौन सा, इसीलिए हमने कहा था कि देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो 1948 में कौन कौन शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी कि ABCD 1948 में शामिल हो गए थे। बाद में इनको मिलाकर कर दिया गया था मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी अलवर होती थी। क्लियर है। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ था, 1948 में बांसवाड़ा, कुंभलगढ़, ये ना कई को शामिल कर लिया गया था। लेकिन देखें तो आप 30 मार्च को फिर संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर को जोड़ा गया था। तो इसे कहते थे व्रत राजस्थान। फिर 15 मार्च 1950 को मत्स्य संघ में मिला दिया गया था इनको, तो बन गया था संयुक्त व्रत संघ। तो लेकिन आप देखें तो आधुनिक राजस्थान कब बना था, तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई थी। तो कहाँ पे की, ये किसके द्वारा की गई थी, ये भोगीलाल पांडे द्वारा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राजपूतानों में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था, तो कौन थे, ये सवाई जयसिंह थे। क्या, कन्यावध रोकने का इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जयपुर नगर की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी। अब इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कराया था, वो आपको पता होना चाहिए कि एक तो जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में, यानी कि 5 जगह वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण कराया था। तो एग्जामिनर आपसे कोई भी एक शहर दे देगा, अलग सा कुछ भी शहर देगा, आपसे पूछ रहेगा कि बंगाल में भी कराया था कि नहीं कराया था, मथुरा में कराया था कि नहीं कराया था, तो मथुरा में कराया था, बंगाल में नहीं कराया था। बोल देगा कि मुरादाबाद में कराया था कि नहीं कराया था। तो ऐसे आपको बताना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन दे रहा है, तो कनाडा सहयोग दे रहा है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 85 क्वेश्चन है, राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे, पुरुषोत्तम जी थे। चलिए नेक्स्ट है, सिंचाई परियोजना जिसे आदिवासी कृषकों का अत्यधिक लाभ होगा कौन सी है, वो जाखम परियोजना है। वो जाखम नदी पर निर्मित की गई है, जाखम सिंचाई परियोजना। क्लियर है। तो ये प्रतापगढ़, ये उदयपुर आदि क्षेत्रों को इससे लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार का उद्योग कौन सा नहीं है, तो बताना है कि देखिए राजस्थान सरकार का ये मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, ये इंडिया का है, राजस्थान सरकार का नहीं है, भारत सरकार का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट आया था, देखिए कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखिए 60% मरुस्थलीय क्षेत्र पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उड़द की फसल उगाई जाती है। इसके आगे रिपीटेड क्वेश्चन लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में नहीं होती है, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय तृण पतझड़ नहीं होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सेम ऐसी डी ऑप्शन में ही रख के पूछा था ये, बाकी तीनों मिलती थी, आप देख सकते हैं पीछे जाके। चलिए भाई अब समसामयिकी से देख लेते हैं। समसामयिकी में भाई हमारा टारगेट एक रहता है, हम क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ आंसर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन देख के एक अपनी सोच डेवलप करेंगे कि किस टाइप से हमें करंट को पढ़ना है। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको तो वो भी डेवलप नहीं करनी है, आपको तो कान खोल के सुनना है अच्छे से, सही है कि नहीं।
तो हमने 3 वीडियो करंट के डाल रखी हैं, उन और 3-4 वीडियो डालेंगे जो 3-4 दिन के अंदर अंदर। इधर आप ये त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उधर हम वीडियो डाल रहे होंगे। देखिए हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने का ये है कि भाई आप सिलेक्शन लो, उसके बाद में फिर त्यौहार सेलिब्रेट करो, शादी सेलिब्रेट करो, अपनी शादी करो और गर्लफ्रेंड को चढ़ाओ, कुछ भी करो, फिर आप वो है फिर आपके हाथ में। क्लियर है कि नहीं? तो आप पहले लो सिलेक्शन। तो देखिए, तो लैंड ये लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे पुस्तक के लेखक, तो अभी कोई भी पुस्तक हम चर्चा में रही है उसको देखेंगे, उसके लेखक देखेंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखेंगे, यानी कि पुस्तकें पूछी जा रही हैं, बस हमारे दिमाग में ही पड़ जाना चाहिए। अब ये देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखने हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखनी है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर देखना है, सर्वश्रेष्ठ हीरो देखना है कौन है, और सर्वश्रेष्ठ हीरोइन देखनी है कौन है। क्लियर है कि नहीं? कौन सी मूवी को मिला ये भी देखना। हम 4 फैक्ट उसके से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, उन देशों में से कौन सा नहीं है जिनको मार्च में नाटो में प्रवेश मिला है? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी नाटो में किसको प्रवेश मिला है, तो फिनलैंड को प्रवेश मिला है। क्लियर है? और अभी सूडान की तैयारी चल रही है इसमें प्रवेश करने की। तो नाटो 31वां सदस्य है, नाटो में 31वां सदस्य फिनलैंड है आपका। चलिए नेक्स्ट, और ये बना कब था? 1949 में बना था ये। नेक्स्ट है, 1998 में साहित्य के नोबेल किसको मिला है? तो देखिए, अभी हमने इस बार का 2022 का साहित्य का नोबेल, सारे नोबेल डिस्कस करें आज की ही क्लास में, जो हमने आज अपलोड की है, मतलब कल की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जियांग जेमिन कौन है? आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस क्लास में जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं आपके देखें, भाग 2 के नाम से क्लास अपलोड करी है। हमने जो भी विदेश से भारत में आया था, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर विदेश मंत्री हो, या फिर यहाँ से जो भारत से बाहर गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, राष्ट्रपति जी हों, या कोई विदेश मंत्री हो, तो सारे के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मुक्केबाजी बॉक्सिंग का वर्ष 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, तो हम करंट का देखेंगे अभी का। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन नागरिक है, कहाँ का नागरिक था? ये सऊदी का नागरिक था, तो अभी हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। किरोन मेमना डॉली के निर्माता कौन थे? तो इयान बिलपुट थे। डॉली क्या थी? ये डॉली एक भेड़ थी, तो भेड़ का क्लोन बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड का ताज किसे दिया है? देखिए, ना तो आपको मिला ना मुझे मिला, तो ये जिसको मिला है हम उस टाइम पे देखते हैं। अभी हम जो है 2022-23 की बात कर रहे हैं, तो हम 22-23 का देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 7वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो सिविल सेवा स्पिन में 400 मीटर की दौड़ में किसने कीर्तिमान स्थापित किया? तो अभी हमसे कोई मतलब नहीं पुरानी वाली से, हम अब जो भी रनिंग में चैंपियनशिप हुई है उसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे खेल वाले सेगमेंट में अपने। क्लियर है नहीं? तो देखिए, एक पेपर हमने डिस्कस कर लिया, अब दूसरा पेपर देखते हैं, राजस्थान पीसीएस का प्रीलिम्स का, जो पुनः परीक्षा के रूप में हुआ था, क्योंकि वो पेपर कैंसिल कर दिया गया था आयोग द्वारा। तो ये नहीं कि हमने जितनी मेहनत मारी वो खराब चली गई सारी, हमें नहीं करना चाहिए था डिस्कस। भाई हमें डिस्कस करना था, हमें एक पेपर मिल गया, 100 क्वेश्चन मिल गए, तो 100 क्वेश्चन में से अगर 2-3 भी रिपीटेड हो गए तो हमारा तो काम हो गया। ठीक है नहीं? तो ये हमें पुनः परीक्षा भी करनी, जो भी पेपर कर रहे हैं इसने पीसीएस प्रीलिम्स का नाम बोल के सारों को डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया पहला पेपर। ये दूसरा पेपर है जो पुनः परीक्षा हुई थी, पेपर कैंसिल हो गया था, तो हम डिस्कस करें। पहला ही क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया? ये है आपका छांदोग्य उपनिषद। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की ये प्रथा आरंभ हुई कब? ये हुई है गुप्त काल में आरंभ हुई है। कौन सी? बाल विवाह की प्रथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे हर्षवर्धन। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PNR। क्या कहते हैं इसको? PNR, यानी कि P से प्रियदर्शिका और N से नागानंद और ये R से है रत्नावली। क्लियर है? तो ये कौन थे? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे हर्षवर्धन। तो अब ये चलिए ये देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनका हर्ष का दूसरा नाम देख लेते हैं क्या था। तो इन्हें कहते थे शिलादित्य। क्या नाम था इनका? शिलादित्य। जबकि बात करें हम ये विशाखा दत्त की, तो विशाखा दत्त ने मुद्रा रक्षक लिखी थी। क्या? मुद्रा राक्षस। क्लियर है? वहीं पे हम पहले ऑप्शन की बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। किसकी? हर्ष चरित्र की। और ये आपके वात्स्यायन ने किसकी की थी? वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। तो हमने एक तो देखा ही, एक के साथ साथ में 3 और फैक्ट देखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे। आपको पता होना चाहिए पुरी कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस मंदिर को क्या कहते हैं? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, तो उसने दीवाने खैरात स्थापित किया था। तो कौन था? तो दीवाने खैरात स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश के ये शासक थे, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सितार को माना जाता है। अब इसका निर्माण का श्रेय किसको दिया था? तो अमीर खुसरो को जाता है। कि इसके जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये अबुल फजल के निर्देशन में हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लियर है? तो ये अकबर का राज कवि कौन थे? ये फैजी थे। तो अब फैजी के नेतृत्व में क्या हुआ था कि अनुवाद विभाग का स्थापना की गई थी। ये वहीं पर अगर अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ये महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। किसके नाम से? रज्मनामा। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार में। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कब किया था? तो 1916 में स्वीकार किया गया था। जबकि पृथक निर्वाचन प्रणाली आई कब थी? ये आई थी 1909 में। 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट के टाइम पे ये आई थी। ये स्वीकार किया गया था इस टाइम पे क्योंकि ये देखिए लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कहीं लखनऊ अधिवेशन 1916 में तो हुआ था। उस टाइम कांग्रेस ने इनकी मांग को ये मान लिया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के? तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी का राष्ट्रभाषा माना? तो कौन थे? ये स्वामी दयानंद थे, जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार ये प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो देखिए कितने में बांटा है? तो ये बांटा 20 जलवायु प्रदेशों में। कब बांटा था? ये बांटा था 1989 में। तो यहाँ पे 88 दिया, ये था 1989 में ये बांटा गया था। कितने में? ये सॉरी 20 में नहीं 15 में बांटा गया था। 1989 में 15 में ये बांटा गया था। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कौन कौन से हैं? तो देखिए अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछे, राजस्थान में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए राजस्थान में एक तो आता है आपका, एक तो आता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? गुजरात का मैदान भी, पहाड़ी क्षेत्र भी, ये दो क्षेत्रीय मिल जाएंगे उधर। चलिए नेक्स्ट है, खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको पता है कि मसूर जो है ये रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता वह है, तो किससे? हेमेटाइट से। लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। और कौन कौन से हैं लोहे के लिए जो प्राप्त? देखिए मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और थोड़ी सी मात्रा पायराइट में भी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति मुलायम खनिज यानी कि टॉल्क स्टोन मुख्यतः क्या होता है? ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने का प्रमुख कारक क्या है? कि उपभू है। देखिए उपभू में क्या होता है? उपभू में जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो उसको कहते हैं उपभू, ठीक है, और जब दूर जाता है तो उसको कहते हैं अपभू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुंगिया कृषि कहाँ पर की जाती है? तो कहाँ की जाती है? तुंगिया म्यांमार में की जाती है। जबकि अगर आप देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमी कहती है इसको, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कांटो मैदान जिस देश में स्थित है कहाँ पे? तो जापान में ये कांटो मैदान। और कहाँ पे? जापान में होन्शु द्वीप पे। ये होन्शु द्वीप आप जानते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये। चलिए नेक्स्ट है अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है कहाँ पे? ये म्यांमार में। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो अराकान योमा इधर मिलता है। चलिए नेक्स्ट है जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है? तो यह दक्षिणी भूमध्य धारा, क्योंकि ये गर्म धाराएं, बाकी सब ठंडी हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट है कील नहर किन्हें जोड़ती है? वे हैं किसी को? उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है कील नहर। चलिए नेक्स्ट है काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए यह है नीपर और डेन्यूब, ये काला सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आंतरिक सागर है, तो कौन सा है आंतरिक सागर? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर क्या है? ये एक आंतरिक सागर है, ये झील भी थी ये, ठीक है। तो एक खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। चलिए नेक्स्ट है कि पठार पर स्थित नगर है, कौन सा नगर? ये मैड्रिड नगर है। मैड्रिड नगर कहाँ पे? स्पेन की राजधानी है। कौन से पठार पर है? ये मैसोटा के पठार पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंधार स्थित है कहाँ पे? दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है? तो जुलू ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं जुलू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2000 ये 1991 की जनगणना है, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। तो पूछ रहा कि महिला वर्ग में साक्षरता का परसेंट कितना था? तो अभी देखना आपको 2011 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से तो ये कितना है? ये है 52.1%। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर देखिए 1991 की जनगणना पूछी हुई है, अभी आपको कोई मतलब नहीं है, लो हमें देखनी है 2011 की जनगणना। तो देखिए अब 2011 की जनगणना के अनुसार धौलपुर में 846 है, जालौर में 952 है, जैसलमेर में इतना है और डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है। तो राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा 994 है, और सबसे कम की बात करें तो धौलपुर में है, क्योंकि ये बॉर्डर टच करता है हरियाणा साइड से। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 1971 से 81 के बीच की तुलना में इतने दशक में जनसंख्या वृद्धि में कमी कितनी आई है? तो अभी आपको नहीं देखना है, आपको देखना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी वृद्धि दर रही है। तो 21.31 रही है। चलिए नेक्स्ट है, DWCRA योजना का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को ऊपर उठाना है। ये योजना आई कब थी? ये योजना सितंबर 1982 में आई थी। ये IRDP की एक योजना के रूप में आई थी। तो आपको पता है कि IRDP ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन नया था। चलिए नेक्स्ट है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार देते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो 1979 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किसानों का ऋण उपलब्ध करवाता है, तो ये लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टाइम के लिए लोगों को ऋण देता है। नेक्स्ट है, अगर बात करें हम कि जो लघु अवधि ऋण है वो कितने टाइम के लिए दिया था? तो अधिकतम 15 माह के लिए दिया जाता है ये। तो देखिए ये कितना होता है? अधिकतम 15 माह। अगर बात करें हम लघु अवधि ऋण की तो ये 15 माह तक होता है। मध्यम अवधि वाला ये 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है। वहीं हम दीर्घ अवधि की बात करें तो 5 वर्ष से अधिक के लिए जो ऋण दिया जाता है, जैसे कि भूमि खरीदने के लिए, ये कोई मशीनी उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए समय मापक विज्ञान है क्या? होरोलॉजी। लास्ट के ईयर के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो ये होरोलॉजी क्या है? समय मापक विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, तो कौन सी विधि से? इसमें बसा को हटा दिया जाता है। अब कौन सी? देखिए अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मशीन द्वारा। कौन सी? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मशीन द्वारा कच्चे दूध से हल्के होने के कारण बसा पृथक कर ली जाती है। तो आपको कहीं भी दिखेगा ना तो आपको यही आंसर लगाना है इसका। नेक्स्ट है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का यंत्र, ये मात्रक बराबर है किसके? तो 3.05 वर्ष, ये प्रकाश वर्ष के। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.05 प्रकाश वर्ष। और ये पारसेक, देखिए पारसेक क्या है? प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरी को मापने का पैमाना है। किसको? दूरी को मापने का पैमाना, आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको एक ही वर्ड दे देगा तो आप कन्फ्यूज ना हो इसमें। चलिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के ये रंगों का सही क्रम है। तो लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए सही क्रम कौन सा? तो नीला, हरा, पीला। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी करते हैं, इसको देखिए बिबग्योर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बिबग्योर में आप रख के देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो किसको मिलाकर? मेथेनॉल व पेरिडीन को मिलाकर ये पीने के अयोग्य बन जाता है, यानी कि जहर बन जाता है, जिससे क्या लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट डाला जाता है, कौन सा? तो ग्रेफाइट डाला जाता है। क्या? ग्रेफाइट, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन या ब्रोमीन का बना होता है, टंगस्टन और ब्रोमीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूगे नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में से एक गैस उत्सर्जक की मात्रा की सीमा निश्चित करती है, वह गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। और ये गैस आपने देखा होगा कि ये जो है सांस को बाधित भी कर देती है, इसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है,
जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर बना सोडा वाटर क्या अम्लीय प्रवृत्ति का होता है? कौन सी अम्लीय प्रवृत्ति का? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक समूह है? तो कौन सा है? यह है 6 C⁴ और 7 9⁵ 8 0 तो ये सब न्यूट्रॉनिक है ये। चलिए नेक्स्ट है कि लौंग प्राप्त होता है, ये लास्ट ईयर, ये इसी बार का देखिए एक ही बार में क्वेश्चन पूछ लिया, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 1999 में पहले पूछा था, पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, शरीर में से निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC है। इसको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी WBC हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये थ्रोम्बिन है। तो इसके कौन सी की वजह से? ये के की वजह से रक्त का थक्का जमता है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोनुरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित होता है, किससे? तो ब्रेक उसका फेल हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, ये क्या है? एक अमीनो अम्ल है। चलिए नेक्स्ट है, तो ये कौन सी? ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है ये। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करती है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। चलिए नेक्स्ट है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से कौन सा होता है? तो कैरोटीन की वजह से गाय का दूध का रंग जो है हल्का सा ये पीला होता है। कौन सा? पीला होता है। चलिए नेक्स्ट है, आप राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, तो किसके साथ? पंजाब के साथ में सबसे कम, यानी कि सबसे कम राजस्थान की सीमा जो है वो इसी से लगती है। अब राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो वो लगती है मध्य प्रदेश से, वो कम लगती है इससे। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा है? तो जैसलमेर है, आपको पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड ये वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी जैसलमेर में ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? तो ये विजय सिंह पाठक, ये ब्रिटिश क्वेश्चन है, विजय सिंह पाठक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का घुमाने वाला क्षेत्र जिस कारण से समाचार में है, देखिए करंट का क्वेश्चन था, तो तेल व गैस भंडार यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, क्या है वो? माणिक्यलाल वर्मा। कब की गई थी ये? इसकी स्थापना की गई थी जी अप्रैल 1938 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया था वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए। इसमें क्या 5,000 रुपये तथा किन्हीं 2 व्यक्तियों को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो वही स्टेट वाला स्पेसिफिक पूछा जाता है, तो आपको फिर रिस्क लेके मार देना है वही जहाँ पर आप एग्जाम देने गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो बनाए हैं इन्होंने बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया इनको? बताया गया सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी नैनचंद्र सूरी ने। किसने? नैनचंद्र सूरी ने। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी या क्षत्रिय बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो जेता थे। कौन? जेता। अब इन्होंने देखिए कब लिखा था ये? तो मेवाड़ के राणा शासक राणा कुंभा ने जब अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, तो कुंभा के कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो ये थे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वे किसके द्वारा? तो गरासियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे बड़ी तीज ये मनाई जाती है, तो कहाँ पे मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल तृतीय में मनाई जाती है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित किसने की थी? तो जयपुर में की गई थी ये।
चलिए नेक्स्ट है राजस्थान तारा भात की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है वे हैं तो जाट महिलाएं, तो ये तारा भात की ओढ़नी पहनती हैं। चलिए नेक्स्ट है मेवाड़ में रागमाला ये रसिक प्रिय गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी, तो ये अमर सिंह के टाइम पे चरम सीमा पर पहुंची थी। चलिए नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई थी, कहाँ पर? जयपुर में की गई थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1978 में राजकोण की स्थापना का उद्देश्य उपलब्ध कराना था, क्या उपलब्ध कराना था? तो लघु उद्यमियों को विपणन प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा जिले में नहीं है? तो क्या नहीं कोटा जिले में? पीपलाज कोटा जिले में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता? तो आपको पता है खाद्यान्न का निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता है, बाकी जवेरात का हो गया, मार्बल का हो गया, सीमेंट का हो गया, यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो संगमरमर राजस्थान में आप जानते हो कि मकराना की खान से बहुत ज़्यादा संगमरमर यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ के ये स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी जी 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव सागर बांध जिस जिले में स्थित है कौन सा है? तो ये दौसा जिला है जहाँ पे स्थित है। माधव सागर बांध आपको पता है कौन से जिले में? तो दौसा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है सेमफैक्स योजना लागू की गई है, तो ये लागू की गई है RSMDSC द्वारा। तो सेमफैक्स योजना RMSDSC द्वारा लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान सामर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह क्या है? वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी जी? हिंदुस्तान साबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1964 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताना जो मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए में पट्टे पर देती है, तो इसका नाम है जी जलधारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जिस जिले में भागड़ा नागल बांध से अधिक सिंचाई होती है वह कौन सा जिला है? वो ये हनुमानगढ़ जिला है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी भरतपुर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और नौटंकी कहाँ का जी? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्र का समुच्चय कौन सा है? तो देखिए श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, ये आपका गन्ना यहीं पे होता है, वो ये भोपाल सागर हो गया और कैसोराय पट्टन हो गया। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो ये रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे अधिक वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उदयपुर और राजसमंद जिले में आपने देखा होगा साउथ साइड में ये मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर में सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी हम सारा क्वेश्चन करंट में देखेंगे, करंट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं। उसके लिए हम घटना चक्र की दृष्टि में एक दिन डिस्कस कर रहे हैं। डेली एक उसमें लेक्चर डाला जाता है, जैसे क्या परसों हमने समरी डाली थी पूरी मैगजीन की, कल हमने डाला था उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी घटनाएँ रही हैं, और आज की भी क्लास में हमने डाला था उसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो आप उन्हें सबको वहाँ से देख लो, आपका 5 से 7 दिन के अंदर सारा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी इससे बाहर को नहीं आने का है, ये आप लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखिए BBC द्वारा शताब्दी की सर्वोच्च खिलाड़ी का दूरभाष रायशुमारी का सही क्रम कौन सा है? तो अभी को करंट का अफेयर का क्वेश्चन है, आंसर नहीं देखना है इसमें। आंसर देख के आप बिना मतलब में दिमाग पर बोझ डालोगे। देखिए सियाटल के विश्व व्यापार संगठन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर नहीं देखना है इसमें, क्लियर है। अभी जो कुछ ऐसा हो रहा है तो बस वो देखना है। WTO बना कब था? 1 जनवरी 1995 को बना था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एयरलाइंस काठमांडू उड़ान IC 814 के अपहरणकर्ताओं से एक पाकिस्तानी को जो जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था रिहाई की मांग की थी, कौन था वो? अजहर मसूद को रिहा किया गया था। तो आपको तब का अब नहीं देखना, अब अभी आपको करंट का देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम संस्कृति नाट्य कला एवं संगीत डिम्ब विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट है 54वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? अभी आपको देखना है कौन सी अभी चल रही है, कहाँ पे हुई है। पुराने से आपको कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन का पैटर्न समझो यहाँ से। नेक्स्ट है लीन तेंग हुई कौन है? अभी ऐसा कुछ हुई कौन है, बाकी लीन तेंग पुन तेंग कौन तेंग जो भी अभी देखना आपको करंट का, ठीक है। पुराने से
कोई मतलब नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट है, वह देश जिसने अपनी आणविक शक्ति उपकरणों को बंद करने की घोषणा की है, तो उस टाइम पर जर्मनी ने की थी। तो अब देखना अभी किसने की कि नहीं की। चलिए 90 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है तो इस टाइम अरुणा राय द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान संस्कृति अकादमी का सूर्यमल भीरवण 1919 का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ऐसा राजस्थान का अवार्ड भी पूछ लिया जाता, तो भाई देख कर जियो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन है, कौन सा हिंदुस्तानी है जिसको फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया भर के अमीर व्यक्तियों में शामिल किया गया, तो ये अजीम हाशमी प्रेम जी थे। लेकिन अभी क्या है जी, अभी आपको देखना है जो करंट में है वो, तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 8-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे के लेखक कौन थे, तो विक्रम चंद्र थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजगामिनी चलचित्र के ये निर्देशक कौन थे, तो M.F. हुसैन थे। अभी आपको देखना अभी करंट में कुछ ऐसा क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज़ ए पुलिस ऑफिसर, तो ये अभी देखना कि किसने लिखी है, जूलियस ब्रेबोरो ने। अभी कोई ऐसी पुस्तक है तो हमको वो दे के चलनी है। पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है, तो देखिए हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है कि हाई वैरायटी के बीजों को लेकर आना था और ज़्यादा सिंचाई करके यहाँ पर उत्पादकता बढ़ानी थी। तो हरित क्रांति आई कब थी, 1966-67 में आई थी। ये मेनली ये गेहूँ की खेती को बढ़ावा मिला है इससे। और ये यहाँ पर जनक कौन थे, स्वामीनाथन थे। और अगर मैक्सिको में देखा जाए तो बोरलोग थे उसके जनक। चलिए नेक्स्ट, मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है, तो ये 110 दिन में मक्का की फसल पक जाती है। टेम्परेचर आपको पता कितना चाहिए, 18 से 27 डिग्री इसका टेम्परेचर चाहिए। और मक्का ये उष्ण जलवायु की फसल है ये। और वर्षा कितनी चाहिए इसको, 50 से 125 सेमी वर्षा चाहिए और 110 दिन में पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है, तो एंथोफोबिया में क्या होता है, पुष्पों का डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए आप क्या है कि जिस तरीके से आप इसको सीरीज़ को देख रहे हैं कंटिन्यू, आई होप कि आपका जितने भी लोग देख रहे हैं सबका पीटी 100% निकलेगा, गारंटी से लिख लो। और बाकी आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप सीधा टेलीग्राम में जाके कमेंट करके पर्सनल करके पूछ सकते हो, क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या लास्ट के टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके देखिए हम कल में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 3 तरीके की स्टडी डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो अभी 1-2 महीने से या 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। दूसरी वो जो 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी कैसी हो, जिनका कोई प्रीलिम्स नहीं निकला है अभी तक। और तीसरा वो कैंडिडेट है जो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करें। तीसरा देखिए, चौथे की हमें स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करनी। चौथे वो कैंडिडेट है जो ऑलरेडी हर बार पीटी क्वालिफाई करते हैं, तो भाई वो तो हमारे अगर लेक्चर ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन तीनों को देखने की ज़रूरत है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को। पहले तो वो बेचारे अभी इनको कोई भी बताने वाला नहीं है, तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा, तो उनको एक स्ट्रेटजी की वीडियो देखने की ज़रूरत है। दूसरा वो जिनका कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा प्रीलिम्स, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या दिक्कत रह रही है। तीसरे वो जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, किस्मत ख़राब है या फिर कहें कि लकली वो रह जाते हैं जिनका नहीं हो पा रहा है, तो इस बार वो कैसे हो जाएगा, कैसे कर लेंगे, वो उसके भी लिए भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्ट्रेटजी। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए ये स्ट्रेटजी एक तरफ होती है, बाकी आप कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी देखते रहो, वो एक चीज़ दूसरी चीज़ होती है। जब तक कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं होगी, मुझे लगता है कि कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, CRDI भारत निम्न में स्थित, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में। जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे जानते होंगे ये लखनऊ में है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 पेपर आज के डिस्कस किए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और 200 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा तेज़ स्पीड जरूर हो गई थी, लेकिन ये है कि आपको कम टाइम में सारे पेपर भी कराने हैं। अभी 10 पेपर और रह गए हैं, जिसमें नेक्स्ट पेपर 2003 का है। उसके बाद में फिर पेपर डिस्कस करेंगे जो भी हैं, जो रह गए हैं। तो कौन कौन से पेपर रह गए देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी पहला पेपर रह गया है इसमें 2003 का। दूसरा पेपर उसके बाद में हुआ था 2006-07 में, फिर 8 में, फिर 9-10 में एक पेपर हुआ, 11-12 में, 13-14 में एक पेपर हुआ, फिर 15, 16, 18 और 21। तो 10 पेपर ये हम 10 वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए कि हम 5 वीडियो में इसको 5 दिन के अंदर डिस्कस कर दें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, या अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, आप एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन को। तो हमारी तरफ से, पूरे हिंदू गुरु की टीम की तरफ से, आप सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और परिवार के सभी सदस्यों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद।